हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर हमारा वस्तुओं के समूह। इसमें एक पार्ट हम कंप्लीट करा चुके हैं। हमारा यहाँ पे पार्ट नंबर रहने वाला है सेकेंड। यहाँ पे हम पढ़ेंगे दिखावट के बारे, पदार्थों के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम विलेय अथवा अविलेय पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, विलेय अविलेय के बारे में पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं कठोरता। कठोरता क्या होती है? जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं, जब आप क्या करते हैं, विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़िता करना कठिन होता है। संपीड़िता का मतलब होता है कुछ पदार्थों को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित मतलब दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा उनमें से लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए तो आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जैसे चौक हुई, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को आप इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या दबाया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? वो कोमल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोमल की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि कोमल पदार्थ हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम क्या करते, आसानी से दबा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से दबा सकते हैं अथवा खरोंच सकते हैं क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर कहलाते हैं। तो कठोर की डेफिनेशन हमें याद रखनी है। कठोर क्या होते हैं? कठोर पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, आसानी से नहीं, अन्य पदार्थ जिन्हें हम संपीड़ित करना कठिन होता है। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना कठिन होता है, तो उन्हें क्या हम कहते हैं? कठोर पदार्थ। तो आपको याद रखना है कोमल क्या है, जिन्हें आसानी से हम दबा सकते हैं, खरोंच सकते हैं, उन्हें कोमल कहते हैं। जिन्हें आसानी से नहीं दबा सकते अथवा खरोंच नहीं सकते, उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। तो उदाहरण के लिए सुई अथवा स्पंज कोमल, जबकि लकड़ी कठोर है। सुई अथवा स्पंज कैसे है? कोमल है। लकड़ी कैसी होती है? कठोर होती है। तो दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे धुत कठोरता, रुई खुरदरा अथवा चिकना होगा। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ को दिखावट का वर्णन करते हैं? आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया गया है विलेय अथवा अविलेय। विलेय और अविलेय पदार्थ। विलेय क्या होते हैं, अविलेय क्या कहते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं विलेय वो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, जिन्हें हम किसी के साथ में घोलते हैं, जो घुल जाते हैं आसानी से। अविलेय पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हम किसी के साथ नहीं घोल सकते हैं। तो विलेय अविलेय को हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं। जिन पदार्थों को किसी के साथ में घोला जा सकता है, जिन पदार्थों को किसी के साथ में नहीं घोला जा सकता, वो अविलेय कहलाते हैं। आगे हम समझ लेते हैं। तो पहले हम क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप हमें क्या दिया गया है? क्रियाकलाप 4 दिया गया है। तो इसमें क्या बता रहा है कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। क्या करना? आपको इकट्ठे करने हैं। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। कितना भरना है? 2/3 भाग में। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भर कर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विडोलित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। विडोलित का मतलब क्या है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि विडोलित इसे हम कहते हैं, इसे धीरे धीरे हिलाना। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रक्षेपण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। तो अपने प्रक्षेपण को सारणी 4.3 में दर्शाए अनुसार नोट कीजिए। क्या लुप्त होता है, क्या नहीं होता। तो आपको क्या करना है, कुछ पदार्थ लेने, चीनी, नमक, लकड़ी का बुरादा, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हुई थी, पाउडर लेना है, बालू, रेत, इन्हें हमें क्या करना है, 2/3 भाग जल का लेना है। उसमें हमें इन चीज़ों को किसी चीज़ को मिलाना है। एक में जल और चीनी का ले लेते हैं, दूसरे हम क्या ले लेते हैं, लकड़ी का बुरादा या बालू ले लेते हैं। तो इसमें देखते हैं विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। तो नमक जल में पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, चीनी भी विलुप्त हो जाती है। इसमें हम देख सकते हैं नमक भी हो जाता है, चीनी भी जल के साथ में घुल जाती है, जबकि बालू ऐसा नहीं होता है, बालू जल के साथ में नहीं
घुलती है। चाक पाउडर ये भी नहीं, लकड़ी का बुरादा ये भी नहीं। तो चाक पाउडर घुल तो जाएगा, लेकिन क्या है, इसके कण जब नीचे बैठ जाएंगे, ये घुलेगा पूरी तरह, इस पानी में नहीं घुलेगा। तो आगे हम देखते हैं, आगे लकड़ी का बुरादा ये क्या करेगा, पानी में तैरने लगेगा। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। आप ये पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। कुछ पदार्थ क्या करते हैं, जैसे चीनी जल में क्या होती है, पूर्णतः विलुप्त हो जाती है, अर्थात घुल या विलीन हो जाती है। घुलने को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, विलीन होना। किसी के साथ मिल जाना क्या होता है, विलीन होना। हम विलीन हो जाती, हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलीय हैं। तो क्या है, जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विलीय कहते हैं। पहले ही हमने समझा दिया, जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम विलीय कहते हैं। जो पदार्थ जल के साथ में नहीं घुलते उन्हें अविलीय कहते हैं। तो अन्य पदार्थ जल के साथ में मिश्रित नहीं होते तथा काफी समय तक गिलास में विडोलित करने या धीरे धीरे क्या घोलने पर भी क्या उसमें लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ अविलीय होते हैं। तो चूंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के भी कर्मों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती। क्या द्रव्य भी जल में विलीन हो जा सकते हैं। अब क्रियाकलाप 5 वाला हम देख लेते हैं, क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया गया है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल। सरसों का तेल और नारियल का तेल ये क्या है, हमारे वसा। तो इन्हें क्या करेंगे हम, पानी, तेल अथवा अन्य किसी द्रव, जो कैसे हैं पदार्थ, हमारे द्रव हैं। सिरका भी, नींबू का रस और सरसों का तेल और नारियल हमारे द्रव पदार्थ हैं। का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव नमूने एकत्र, इन्हें आप क्या करना है, इन्हें लेना है। कांच का एक गिलास लीजिए, इसमें आधा जल से भर लीजिए। क्या है, आपका गिलास है, उसमें आधा गिलास जल भर लीजिए और अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति, मतलब धीरे धीरे घोलने का प्रयास कीजिए। विडोलित मतलब हमने बताया था कि किसी चीज को घोलना। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रक्षेपण कीजिए कि क्या ये द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। तो कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से जल के साथ में घुल जाते हैं। जितने अधिक अन्य द्रव आपके उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे हमें सारणी दी गई, इसमें हमें कुछ पदार्थ दिए। तो इसमें हम देख लेते हैं, सिरका दिया, ये क्या होता है, सिरका जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी हो जाएगा, सरसों का तेल नहीं होगा, ये बसा है। क्या है, सरसों का तेल जल में नहीं, नारियल का तेल, केरोसिन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, कुछ पदार्थ तो जल के साथ में विलीय हो जाते हैं, कुछ पदार्थ नहीं, उन्हीं को हम अविलीय बोलते हैं। तो यहाँ पे बूझो है ये सुझाव देता है कि हमें ये भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैस भी जल में विलीन हो सकती है, जाती है। तो देखते हैं, कुछ गैस जल में विलीन है जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती हैं। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पदार्थों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या आगे दिया गया हमें, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो वस्तुएं होती हैं जल में तैर भी सकती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब भी सकती हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सी डूब जाती हैं, कौन सी तैरती रहती हैं। तो क्रियाकलाप 4 में हमने क्या पढ़ा था, आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अम्लीय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए, वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगे। तो आप देख सकते हैं जल में डूबती व तैरती हुई कुछ वस्तुएं, जैसे पत्ता क्या है, जल में तैरने लगा है। चाबी क्या है, जल के नीचे। सिक्का क्या है, जल के नीचे बैठ गया। लकड़ी का टुकड़ा ऊपर तैरने लगा। बॉल जो है वो भी ऊपर तैरने लगी। तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये क्यों। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में डूब जाते हैं और कुछ पदार्थ जो जल के ऊपर तैरने लगते हैं। तो क्या है, आकर तैरने लगे तो अन्न डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या ये सही नहीं है, हम ऐसे
बहुत से उदाहरण देखते हैं। तो जिनमें से पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्ती वह कंकड़ हो जाए, इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, या उसका सबका क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें और अन्य द्रवों जैसे जल में यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं, ये देखने के लिए आप इसका परीक्षण करें। तो आगे हमारा दिया गया है, हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।